खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद तौसीफ़ पर। आज मैं आप सबको एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों को पहुंचाने वाला हूं, जिसमें आप अपनी जानकारी या ये कह सकते हैं आप अपना टेस्ट खुद ही ले सकते हैं खाका से ख़त तक। इससे पहले मुझे मालूम है कि आप सब के सब नाराज़ होंगे हमसे, क्योंकि इस चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब से इंशाल्लाह इस चैनल पर खूब वीडियोज़ आएंगे और रोज़ाना मैं कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें खाका से ख़त तक का हम टेस्ट लेने वाले हैं। क्या आप सब के सब तैयार हैं? उम्मीद करते हैं कि सबके सब लोग तैयार होंगे और आज आप सब मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, जिससे आप क्वेश्चन बना पाएंगे। और क्वेश्चन है आपके सामने में कि खाका से ख़त तक में पहला सवाल ये है कि फ़रहत की सर्फ़ व नहव कमज़ोर होने की वजह से हमेशा किस में गलती होती थी? चलिए बताइए, आंसर बताइएगा आप सब। ऑप्शन एक है इबारत खानी में, ऑप्शन बी है एराब में, ऑप्शन सी है शेर में, डी है सब चीज़ में। तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका आप ही बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, नहीं तो मैं बता दूं आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। फ़रहतुल्लाह बेग की क्योंकि सर्फ़ व नहव कमज़ोर थी, और आप सब जानते हैं कि अगर सर्फ़ व नहव कमज़ोर होगा तो इसमें गलती किस में होगी? तो गलती होगी एराब में। तो आंसर हो जाएगा बी। तो क्या आंसर हो जाएगा? बोली तो बी हो जाएगा। क्या इतना आप समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगला सवाल देखिए। दरअसल में कौन शेर को नस्र कर देते थे? कहानी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी एक साथ में थे। कौन थे? मियाँ दानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो दूसरा नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मियाँ दानी, फ़रहतुल्लाह बेग और जो दोनों साथ में थे, लेकिन फ़रहतुल्लाह बेग क्योंकि एराब में गलती करते थे और मियाँ दानी शेर को क्या कर देते थे? नस्र कर देते थे। क्या इतना समझ में आया आप सबको? चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है उर्दू खाका निगारी का बाकायदा आगाज़ किन से हुआ है? बताइए उर्दू खाका निगारी का बाकायदा आगाज़ किन से हुआ? ऑप्शन ए है आपके सामने में क्या कि उर्दू खाका निगारी का बाकायदा आगाज़ किन से हुआ? ऑप्शन ए है महमूद हसन, ऑप्शन बी नज़ीर अहमद, ऑप्शन सी फ़रहतुल्लाह बेग, ऑप्शन डी मिस्टर रज़ा। बताइए कौन है इसका आंसर? आपको याद कीजिए, फ़रहतुल्लाह बेग ही इसका आंसर है। फ़रहतुल्लाह बेग ने ही उर्दू में सबसे पहले खाका लिखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वक्त ज़ाय नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तालिब इल्म शर्मिला हुआ और डूबा, ये किसका कौल है? तालिब इल्म शर्मिला हुआ और डूबा, ये किसका कौल है? हशमत का, मियाँ दानी का, नज़ीर अहमद का। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? नज़ीर अहमद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नज़ीर अहमद। तो याद रखिएगा तालिब इल्म शर्मिला हुआ और डूबा ये कब कहा था? जब ये कहा गया था फ़रहतुल्लाह बेग ने कि सर उनको तो दिक्कत होती है, वो नहीं चाहते हैं वो क्लास आना, उनको शर्म आ रही है। तब जाकर क्या कहा था फ़रहतुल्लाह बेग ने? किसके बारे में? मिस्टर रज़ा के बारे में, कि तालिब इल्म शर्मिला हुआ और डूबा। कहानी याद है आपको? चलिए अगर याद नहीं है तो फिर इसी इसमें पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। और आप जानते हैं कि मेरा ऑफलाइन सेंटर कौन सा है? एम्पायर ऑफ आर्ट्स है, नाम आपको दिख रहा होगा। अगर आप पूर्णिया से हैं, अररिया से, सीमांचल से हैं, तो आप ऑफलाइन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में, आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल किस वजह से हुआ? बताइए। ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है आर्ज़े क़ल्ब, ऑप्शन सी है नज़र बद, ऑप्शन डी है फालिज। क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए। फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल किस वजह से हुआ? तो आप जवाब दे सकते हैं सर आर्ज़े क़ल्ब की वजह से। अब आप पूछेगा आर्ज़े क़ल्ब क्या होता है? याद कीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपनी ज़बान में, है ना? अपनी ज़बान क्या, इंग्लिश में इसको हार्ट अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। तो इनका इंतकाल किसकी वजह से हुआ था? हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हुआ था। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं आपके सामने। अगला सवाल क्या है कि सर आमतौर पर किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंदी की जाए उसे क्या कहते हैं? दो सवाल आपके साथ एक साथ आपके सामने है, बताइए जल्दी से जवाब दीजिए। आमतौर पर किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंदी की जाए उसे क्या कहते हैं? इंशाइया, मजमून, दास्तान, खाका। तो जवाब क्या होगा सर? इसका जवाब होगा कि किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंदी की जाए उसे हम क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मजमून कहते हैं। शाबाश। जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम की कोशिश हो उसे क्या कहते हैं? जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम हो, यानी शेर व अदब को समझाया जाए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तनकीदी मजमून, ज़रीफ़ाना मजमून, इंशाइया मजमून, इल्मी मजमून। जल्दी से बताइए क्या कहते हैं इसको? आप सब जवाब दे सकते हैं सर उसे क्या कहते हैं? उसे हम तनकीदी मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तनकीदी मजमून कहते हैं। पीडीएफ छोटा तो नहीं पड़ रहा है आपको? अगर ऐसा हो रहा है तो अगली पीडीएफ में इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे से साफ कर दिया जाएगा। अगला सवाल आपके सामने खुल रहा है। सवाल देखिए, जिस तहरीर का अंदाज जाती हो, जिस तहरीर का अंदाज क्या हो? एक मिनट बाबू। जिस तहरीर का अंदाज क्या हो? जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो जवाब आपके सामने देखिए, जिस तहरीर का अंदाज जाती हो। अब क्वेश्चन आपको शायद बड़ा बड़ा करके दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है? चलिए अब बताइए। अब मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना बड़ा सवाल जब तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। कहिए जिस तहरीर का अंदाज जाती हो उसे क्या कहते हैं? क्या जवाब दीजिएगा आप? उसे क्या कहते हैं भाई?
जिस तहरीर का अंदाज ज़ाती और बयान की शगुफ्तगी भी कायम रहे उसे क्या कहते हैं? तनकीदी मजमून कहते हैं, ज़रीफ़ाना मजमून कहते हैं, इंशाइया मजमून कहते हैं, या इल्मी मजमून कहते हैं? जल्दी से बताइए क्या कहते हैं उसे। तो उसे क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़ाती बात है और इसी को हम क्या कहते हैं, इंशाइया मजमून। और आपको पता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल एसे। क्या कहते हैं इसको बोलिए तो? पर्सनल एसे। और जब हम पर्सनल एसे की बात करेंगे तो पर्सनल एसे में मतलब कि क्या आ जाएगा, ज़ाती बातें आ जाएंगी या निजी बातें आ जाएंगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, लफ्ज़ निहार की असलियत क्या है? चलिए बताइए, लफ्ज़ निहार की असलियत क्या है? निहार की असलियत नाहार है, निहारी है, आहार है या आहारी है? बताइए क्या है लफ्ज़ निहार की असलियत? आपको याद होगा ये असल में क्या है, ना प्लस हार है या ना प्लस आहार है, और इसके बराबर क्या हो जाता है, तो हम कहेंगे ना हार। क्या हो जाएगा? ना हार। ये नुक्ता नहीं होगा तो ना हार। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ना हार इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अगला सवाल आपका, अगला सवाल देखिए आपके सामने है, और सवाल क्या है, किसने अहदी यानी अकेला का लक़ब बख्शा? बताइए अकेला का लक़ब किसने बख्शा था? अकबर ने बख्शा था, या फिर शाहजहां ने बख्शा था, या फिर औरंगजेब ने, या आपके सर तौसीफ अनवर ने बख्शा था? बताइए तो किसने बख्शा था? आंसर क्या डी होगा? नहीं भाई, हमसे इतनी मोहब्बत मत कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अकबर ने अहदी का लक़ब बख्शा था, जबकि कोई है ना गेट पे अकेले अकेले खड़ा रहता था तो उसको अहदी कहा गया था। तो अहदी का लक़ब किसने बख्शा था? अकबर ने कहा था। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, कली फेरना का क्या मतलब होता है? कली फेरना का मतलब क्या है? जवाब आप जल्दी से देंगे। ऐब जाहिर करना, ऐब तलाशना, ऐब छुपाना, इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब है बताइए आपके पास? तो कली फेरना का मतलब क्या होता है? ऐब जाहिर करना। क्या होता है? सही बोल रहे हैं क्या सर? ऐब जाहिर करना होता है? नहीं नहीं, क्या होता है सर? ऐब फेरना है तो इसका मतलब होगा कि छुपाना होगा, तो ऐब छुपाना, ऐब छुपाना। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या सर दिख रहा है? सब पूरा पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है? आगे बढ़े सर। अगला सवाल आपके सामने खुलेगा, बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किस किताब से माखूज है? अच्छा सवाल है, और ये वीवीआई क्वेश्चन है। बता दें आपको कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा सा रुकूंगा, देखते हैं आप कमेंट करके आप इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। चलिए हम जवाब दे देते हैं, बाद में आप इसका बता दीजिएगा अगर आपको पता था तो। बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किस किताब से माखूज है? जवाब है सुलेमानी, सुलेमानी मौज़ूआत, हयात शिबली, नक़ूश सुलेमानी। देखिए ये वाला किताब सही है और आंसर होगा नक़ूश सुलेमानी। क्या आंसर हो जाएगा? नक़ूश सुलेमानी। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का खास मैदान कौन सा है? सैयद सुलेमान नदवी का खास मैदान कौन सा है बताइए? तारीख़ हिंद, तारीख़ इस्लाम, या फिर समाजियात या सियासियात? याद रखिएगा इनका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, तारीख़ इस्लाम। क्या आंसर हो जाएगा? तारीख़ इस्लाम। सैयद सुलेमान नदवी का खास मैदान कौन सा है? तारीख़ इस्लाम है। समझ गए आपके नहीं समझे? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी ने किस माहनामा के ज़रिए मज़ामीन के ज़ौक़ को आम किया? तो जवाब दीजिए, क्या जवाब दीजिएगा आप? सैयद सुलेमान नदवी ने किस माहनामा के ज़रिए मज़ामीन के ज़ौक़ को आम किया? आंसर एक है सुलेमानी रिसाला, ऑप्शन बी है रिसाला मारिफ, थर्ड है रिसाला अन नदवा, और ऑप्शन लगता है चौथा तो आगे बढ़ गया है। अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर ये वाला है, यानी कोई नहीं। तो सर एक मिनट, तो यहाँ पर अच्छा ये वाला आंसर है, यहाँ पे बी तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रिसाला मारिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो बन, बोलो भाई, अरे बोलो यार, रिसाला मारिफ, जहाँ पर भी हो वहीं से बोलो, जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? रिसाला मारिफ हो जाएगा। और ख़ासतौर पर गाँव वाले जो बहुत परेशान थे, अब आपके लिए फ़ायदा है, आप किसी भी शहर में रहकर मुझसे जुड़ सकते हैं। और मैंने आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हम लोगों ने इंतज़ाम किया है, और बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है। इसके इंतज़ाम में थोड़ा सा भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जल्द ही इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएगा। अगला सवाल आपके लिए आपके सामने खुल रहा है। देखिए सवाल है, वज़ीर आगा क्या हैं? वज़ीर आगा क्या हैं? जवाब दीजिए, वज़ीर आगा क्या हैं? क्या वज़ीर आगा नक्काद हैं, वज़ीर आगा शायर हैं, या फिर वज़ीर आगा इंशाया निगार हैं? क्या जवाब होगा आपका? बताइए, नक्काद हैं या शायर हैं या फिर क्या है वो इंशाया निगार हैं? याद कीजिए आप लोग की किताब में एक लाइन लिखा हुआ है, वज़ीर आगा एक साथ नक्काद भी हैं, शायर भी हैं और इंशाया निगार भी हैं। इसका मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या मेरे भाई, मेरे प्यारी बहन, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला सवाल आपके सामने है, वज़ीर आगा ने आला तालीम कहाँ हासिल की थी? वज़ीर आगा ने आला तालीम कहाँ हासिल की थी? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, पटना कॉलेज में, लाहौर यूनिवर्सिटी में, हिंदू कॉलेज में? आंसर है
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। कहाँ पर वजीर आगा ने आला तालीम कहाँ हासिल की थी? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हासिल की थी। मुझे लगता है कि आप थके नहीं होंगे, अभी बहुत ऑब्जेक्टिव है, आपको टेस्ट देते रहना है। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, वजीर आगा ने पंजाब यूनिवर्सिटी से किस मौजू में पीएचडी की थी? बताइए, है ना, वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी की थी? क्या जवाब दीजिएगा आप? जवाब है उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। अच्छा, यहाँ अदब में तंज़ो मज़ाह, यहाँ उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, या सिर्फ तंज़ो मज़ाह? सभी बताइए, याद रखिएगा, क्योंकि वजीर आगा का ताल्लुक उर्दू अदब से है तो इसका आंसर हो जाएगा उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर कुछ भी कमी है, कुछ भी दिक्कत लग रहा है कि नहीं सर इसमें ये चेंजिंग होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इंशाल्लाह अगले वीडियो में उस कमी को दूर कर दिया जाएगा। आइए हम बात करते हैं 1947 के बाद उभरने वाले उर्दू के मुमताज़ नाक़िदीन में किन की शनाख्त हुई? ऑप्शन ए है फरहतुल्लाह बेग, बी सैयद सुलेमान नदवी, सी वजीर आगा, डी सभी। जल्दी बताइए, 1947 के बाद उभरने वाले मुमताज़ नाक़िदीन में जो नाम आता है वो किसका आता है? वजीर आगा का आता है। मुझे लगता है कि आपको ज़रूर बन रहा होगा, नहीं तो मेरे भाई वीडियो, मेरी बहन, आपकी तैयारी कम है, आपको हमारे साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए पर डे। अगला सवाल है, मंटू की फिक्र के हामिल अफसाना निगार थे। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये की असल में है किस, तो मंटू किस फिक्र के हामिल अफसाना निगार थे? आंसर है रिवायती या गैर रिवायती, तो इसका जवाब होगा गैर रिवायती, ऑप्शन बी ही सही है, बाकी ऑप्शन से हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए जी, तो आंसर वही सही होगा, गैर रिवायती फिक्र के हामिल अफसाना निगार है। अगला सवाल है, अफसाना तौबा टेक सिंह मंटू के किसी अफसानी, किसी नहीं है, किस अफसानी मजमूए से माखूज है? मंटू के किस अफसानी मजमूए से माखूज है? खाली बोतल, काली शलवार, सियाह हाशिए, नमरूद की खुदाई। जवाब दीजिए, आप सब बता सकते हैं सर अफसाना तौबा टेक सिंह मंटू के अफसानी मजमूआ खाली क्या है? बोले तो सियाह हाशिए से माखूज है। सियाह हाशिए से माखूज है कौन सा? अफसाना तौबा टेक सिंह का अफसानवी अफसाना तौबा टेक सिंह एक अफसाना है जो किस अफसाने से मजमूआ से माखूज है? सियाह हाशिए से। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये अफसानी मजमुआ कैसा अफसानी मजमुआ है? मुख्तसर अफसानी मजमुआ है। ये कैसा अफसानी मजमुआ है? मुख्तसर अफसानी मजमुआ है। मैंने इसलिए इधर जगह खाली रखी थी, कुछ बता दूं आपको। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, और ये भी याद रखिएगा, ये कैसा अफसानी मजमुआ है? ये सियासी अफसाना है। ये कैसा अफसानी मजमुआ है? ये सियासी अफसानवी मजमुआ है। इसमें कैसी बातें हुई हैं? सियासी बातें हुई हैं। कैसी बातें हुई हैं बताइए? इसमें सियासी बातें हुई हैं। क्या इतना समझे आप? चलिए अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तौबा टेक सिंह में कहाँ के पागल खाने का तज़किरा है? चलिए बहुत अच्छा सवाल है। तौबा टेक सिंह में कहाँ के पागल खाने का तज़किरा है? लाहौर, कराची, अंदरून कोट, सियालकोट। कहिए कहाँ के पागल खाने का तज़किरा है? तो तौबा टेक सिंह में आप याद रखिएगा, तौबा टेक सिंह में लाहौर के पागल खाने का तज़किरा है। किसका तज़किरा है? लाहौर के पागल खाने का तज़किरा है। किसका है भाई? बोलो, लाहौर के पागल खाने का तज़किरा है। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। आंसर क्या हो जाएगा? अरे बोलिए भाई, लाहौर। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, लगता है कि थक गए। आगे बढ़िए, तौबा टेक सिंह का असली नाम क्या था? तौबा टेक सिंह का असली नाम बिशन सिंह, दिलावर सिंह, ब्लेड सिंह, या फिर है ना वो धावा सिंह। याद रखिएगा, ब्लेड सिंह और वो धावा सिंह इनके भाई थे। किनके? तौबा टेक सिंह के। ये कौन थे? तौबा टेक सिंह के भाई थे। याद रहेगा, तौबा टेक सिंह के भाई का नाम क्या था? ब्लेड सिंह और वो धावा सिंह। तो ये तौबा टेक सिंह के भाई थे। अब बचा ऑप्शन कौन सा? अब बताओ उन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, जल्दी बोलो। तो ये तौबा टेक सिंह का भाई था ये दोनों, और उसके बाद कहते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिशन सिंह। क्या नाम था? बोलिए मेरे साथ। ये और वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तौबा टेक सिंह का असली नाम क्या था? तो बिशन सिंह था। क्या नाम था? बोलिए, बिशन सिंह था। अगला सवाल, जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? जिलानी की बानो के वालिद का नाम क्या था? अल्लामा हैरत बदायूनी या अल्लामा इबरत बदायूनी, जफ़र बदायूनी, इलियास कांधलवी। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए तो आप सब। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अल्लामा हैरत बदायूनी। क्या नाम था? अल्लामा हैरत बदायूनी। इनके 7 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 7 बच्चे। और उन 7 बच्चों में से एक बच्ची कौन थी? जिलानी बानो खुद थी। बात समझ में आ रहा? और ये कहाँ के, कहाँ आकर शिफ्ट हो गए थे? हैदराबाद में आकर शिफ्ट हो गए थे। चलिए ये सब बातें आप जानते ही होंगे, अभी तो टेस्ट चल रहा है। अगला सवाल है, जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई है? और आपको अगर ऑफलाइन में एडमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, आप इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्या हो रहा है भाई? अभी नया नया लिए हैं बोर्ड, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्त, तुम लोग भी कोऑपरेट करना। तो ये वाला है ना नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए, जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई है? बीए या एमए? तो आंसर है इसका एमए। क्या है? एमए। बाकी ऑप्शन 2 उधर चला गया है, तो उसको आप देख लेंगे, देख लीजिए, है ना, पीएचडी या इंटर। तो याद रखिएगा इनकी तालीम कहाँ तक है? एमए तक है। अगला सवाल है, ऐवान गज़ल और बारिश संग क्या है? ऐवान गज़ल और बारिश संग क्या है? तो जवाब है ऐवान गज़ल और बारिश संग क्या है भाई? तो ऐवान गज़ल और बारिश संग क्या है? नाविल है, लेजेंड है, खाका है, कहानी है। याद रखिएगा, ऐवान गज़ल और बारिश संग क्या है? ये नाविल है। आप मुझे कमेंट करके बताइए किसका नाविल है?
जल्दी से बताइए। यहाँ तो मैंने बता दिया, ये ऐवान गज़ल और ये है ना बारिश संग किसका नाविल है, ये बताइए। ऐवान गज़ल और बारिश संग किसका नाविल है, इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, जिलानी बानो ने किस नाम से शायरी की? सबा बदायूनी, हया बदायूनी, इसरत बदायूनी, किसके नाम से शुरू की थी? बताइए। आप कह सकते हैं हया बदायूनी से, इबरत बदायूनी से, नहीं सर, आंसर होगा ए, सबा बदायूनी से। किससे? सबा बदायूनी के नाम से इन्होंने शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुकर्रर हुए? जल्दी से बताइएगा। तो मौलाना आज़ाद किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुकर्रर हुए? तो इसका आंसर क्या होगा? 28 साल, 30 साल, 32 साल, कितने साल? जल्दी से बताइए सर, जल्दी से बोलिए। तो क्या जवाब दीजिएगा आप? याद रखिएगा, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये मात्र कितने साल की उम्र में? सिर्फ 35 साल की उम्र में क्या हो गए थे? कांग्रेस के सदर बन गए थे। कितना आंसर हो गया इसका? आंसर हो गया इसका डी। चलिए अगला सवाल, मौलाना आज़ाद के 3 अखबार के नाम बताइए। मौलाना आज़ाद के 3 अखबार के नाम बताइए। जल्दी से आपके सामने क्वेश्चन, आंसर दीजिए। अल हिलाल, अल बलाग, लिसान सिद्क या सभी? आंसर क्या है? अल हिलाल। क्या आंसर होगा इसका? अल हिलाल। अरे अच्छा ना, सवाल क्या है यहाँ पे? 3 अखबार ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। अल हिलाल भी सही है, अल बलाग भी सही है, लिसान सिद्क भी सही है, जो 15 साल में शुरू किया था। याद रखिएगा, ये जो रिसाला है कितने साल में शुरू किया था उन्होंने? 15 साल में शुरू किया था। और अल हिलाल शुरू किया था कब? 1912 में, और 1912 में ये बंद हो गया, तो फिर उसके बदले में क्या हुआ था? अल बलाग। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे? याद कीजिए। तो मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे? आप में से कितने लोगों को याद है? मौलाना आज़ाद चीनी, अरबी या काली चाय पीते थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चीनी चाय पीते थे। कौन सी चाय पीते थे बाबू? चीनी चाय पीते थे। कौन? मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे? चीनी चाय पीते थे। चलिए अगला ऑप्शन आपके सामने, मौलाना ने हिंदुस्तानी चाय को क्या कहा है? मौलाना ने हिंदुस्तानी चाय को क्या कहा है? जवाब दो जल्दी से भाई, बोलो बन। क्या आंसर होगा? मीठा, मीठा मशरूब, कीड़ा। अरे इसको क्या कहा था? सयाल हलवा कहा था। क्यों कहा था? सयाल मतलब होता है बाबू बहने वाला। सयाल मतलब क्या होता है? बहने वाली चीज़, है ना। तो बहने वाली, और हलवा मतलब होता है मीठी चीज़, इसलिए इसका मतलब हो गया था बहने वाली मीठी चीज़। क्या होता है? बहने वाली मीठी चीज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सयाल हलवा का आंसर हो जाएगा क्या? बहने वाली मीठी चीज़। ठीक है, तो इनको मौलाना आज़ाद ने सयाल हलवा कहा था हिंदुस्तानियों की चाय को। मौलाना ने अपनी सियासी ज़िंदगी को किस शायर के जैसा हाल बताया है? देखिए, किस शायर के जैसे हाल बताया है, तो बताइए। इकबाल, अलीज़दा जाफरी, गालिब या मोमिन? क्या आंसर होगा? आंसर होगा गालिब जैसा। कैसा? गालिब के जैसा बताया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल आपके नाम। अगला सवाल जल्दी से बताइए, मौलाना की शादी किससे हुई थी? चलिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मौलाना की शादी किससे हुई थी? तो जिनसे हुई थी। आप किनसे करने वाले हैं वो भी कमेंट में बता सकते हैं। आप बताइए, है ना। मेरा भाई तो फिक्स है, हम भी बता देंगे अगले वीडियो में। देखिए, मौलाना की शादी किनसे हुई थी? लड़की से। वाह भाई वाह, आंसर ए सही है भाई। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं मेरे भाई, नाम बताना है। क्या होगा? बी, जुलेखा बेगम से हुई थी। किससे? ताहिरा से नहीं, मुसरत जहां से नहीं। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बोलिए, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बहुत अच्छा है। अगला सवाल है, मौलाना आज़ादी के बाद मौलाना ने कौन सा ओहदा संभाला? चलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है। आज़ादी के बाद मौलाना ने कौन सा ओहदा संभाला था भाई? याद रखिएगा, वजीर मालियात से, वजीर तालीम से, वजीर आज़म बने थे या वजीर आला बने थे? आपको याद होगा, ये वजीर तालीम बने थे। क्या बने थे? वजीर तालीम। तो गोया हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम कौन हो गए? पहले वजीर तालीम कौन हो गए? बोलिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कितने लोगों को वज़ीर तालीम समझ में नहीं आया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर। और आप बताएंगे कमेंट करके, अभी के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? भारत के कौन है और बिहार के कौन है? जल्दी से बताएंगे आप सब, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। तो ये क्या थे? हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री थे, जिसको आपने जाना वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला सवाल है, फरवरी 1958 में किस बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो गया? बताइए तो, है ना। मौलाना आज़ाद का, मौलाना खैरुद्दीन का, निहाल अहमद का, किसका हो गया था? बताइए तो, किसका इंतकाल हो गया भाई? तो मालूम होता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या हो गया? इंतकाल हो गया, है ना। किस बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो गया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का 22 फरवरी 1958 को इंतकाल हुआ। अब बताइए कहाँ इंतकाल हुआ था? क्या बता सकते हैं आप सब? जी आप कह सकते हैं, कहाँ उनका कब्र है वो भी कमेंट करके बताएंगे आप। चलिए अगला सवाल आप सबके सामने है, मिट्टी के तेल के मुसन्निफ कौन है? जल्दी से जवाब दो भाई, बहुत आसान सवाल है। मिट्टी के तेल के मुसन्निफ कौन है? जवाब दीजिए। ख्वाजा हसन निज़ामी, फरहतुल्लाह बेग, अहमद जमाल पाशा या वज़ीर आगा? याद रखना भाई, मिट्टी के तेल के लिखने वाले कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी है। फरहतुल्लाह बेग ने क्या लिखा है? याद कर सकते हैं आप। फरहतुल्लाह बेग ने लिखा है नज़ीर अहमद की कहानी। मैं एक बार बता देता हूँ क्या लिखा है उन्होंने। नज़ीर अहमद की
कहानी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अहमद जमाल पाशा ने क्या लिखा है? हिजरत। क्या लिखा है? हिजरत। याद आ रहा है? वजीर आगा ने क्या लिखा है? इंशाइया क्या है? क्या लिखा है? इंशाइया क्या है। समझ में आ गया आपको? चलिए, ये आप समझे होंगे। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ख्वाजा साहब चलते चलाते किसका पहलू तलाश कर लेते हैं। देखो भाई, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं पढ़ना, ये तो हर आदमी करता है। हम लोग रुकेंगे और उसके आसपास की बातें भी जानेंगे। ख्वाजा साहब चलते चलाते किसका पहलू तलाश कर लेते हैं? तबलीग व इस्लाह का, तकरीर का, तहरीर का, दाद व तहसीन का। याद रखिएगा, ख्वाजा साहब चलते चलाते तबलीग व इस्लाह का पहलू तलाश कर लेते हैं। किसका? तबलीग व इस्लाह का पहलू तलाश कर लेते हैं। आंसर इज ए, और यही आंसर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल, मिट्टी के 12 टुकड़ों की तह में एक किस्म का क्या चिकना बदबूदार पानी क्या होता है? जवाब दीजिए। एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी क्या होता है? मिट्टी का तेल, इनमें से कोई नहीं, सोना चांदी, या फिर मोम। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल। क्या आंसर हो जाएगा? मिट्टी का तेल। मुझे लगता है कि मैं भी थका थका सा लग रहा हूँ, और आप सबको शायद बता दूं, मैं अभी ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारे साथ दानिश सर भी हैं, और वक्त हो रहा है, आप देख सकते हैं 12 बजने में 5 मिनट बचा हुआ है ना, रात की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगला सवाल है, जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ता नज़र इल्मी हो उसे कौन सा मजमून कहते हैं? बताइए, जो है ना, जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ता नज़र इल्मी हो उसे आलिमाना, इल्मी मजमून, ज़रीफ़ाना या ज़राफ़तनामा कहते हैं। बताइए, उसे क्या कहते हैं? उसे हम इल्मी मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्मी मजमून कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि सर, जिस तहरीर में लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे उसे क्या कहते हैं? थोड़े से सवाल और भी हैं, थोड़ा मैं फास्ट करता हूं ताकि आपको भी आसानी हो। जिस तहरीर में लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करता है, हंसने हंसाने की बातें करता है, उसे हम कौन सा मजमून कहते हैं? ज़रीफ़ाना मजमून कहते हैं। कौन सा मजमून कहते हैं बाबू? ज़रीफ़ाना मजमून कहते हैं। चलिए, अगला सवाल, किनके मज़ामीन मॉडल की तरह देखे जाते हैं? चलिए बताइए तो, किनके मज़ामीन मॉडल की तरह देखे जाते हैं? सैयद सुलेमान नदवी के, अबुल कलाम आज़ाद के, सर सैयद अहमद खान के, आतिफ उद्दौला के। आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है सर? सर सैयद अहमद खान के। किसके? सर सैयद अहमद खान के। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। नालंदा जिला के किस मरदुम खेज बस्ती में सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए? सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? जल्दी बताइए। दसना बिहार में, बस्ती बिहार में, मसूरिया बिहार में, या कस्बा बिहार में? जल्दी से बताइए तो, आंसर आपको याद होगा, दसना बिहार में। कहाँ पे बोले तो? दसना बिहार में। आप बताइए कि सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा चैप्टर हमारे निसाब में शामिल है? कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम है? जल्दी बताइए। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम सैयद सलमान, सैयद अबुल हसन, सैयद ताजुद्दीन, सैयद ताबिश। आंसर होगा सैयद अबुल हसन। क्या नाम था? सैयद अबुल हसन। क्या नाम था? बोलिए। सैयद अबुल हसन। आगे बढ़िए। आला तालीम की तमन्ना लिए सैयद साहब नदवतुल उलमा कब पहुँचे? इस वाले सवाल को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं हम, ताकि आपको ऑप्शन दिख जाएँ। देखिए, ऑप्शन क्या है इसका, है ना? ऑप्शन ए है 1901, ऑप्शन बी है 1908, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1940। बताइए तो, आपको अब तक नाम भी दिख रहा होगा। और अगर आपको उर्दू में 95+ नंबर चाहिए, आप मेरे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन तो आपके लिए आए ही हैं। और मैं ना झूठ नहीं कह रहा, आपको भी मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल गए होंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने, है ना, 99 मार्क्स भी दिलवाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इंशाल्लाह ज़रूर हासिल कर पाएंगे। और उससे पहले आप इधर आंसर दे दीजिए, और आंसर दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तभी ये पॉसिबल है। जल्दी से बताइए तो, क्या होगा सर इसका आंसर? तो आला तालीम की तमन्ना ली सैयद साहब 1901 में गए थे। कब गए थे? 1901 में। क्या हो रहा है सर? 1901 में ये चले गए थे। चलिए, अगला सवाल, उनका पहला मजमून पटना के रिसाला अलपंच में शाया हुआ था। कहाँ शाया हुआ था? आप सब जानते हैं, इनका पहला मजमून पटना के रिसाला अलपंच में शाया हुआ था। ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। लेकिन अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि उसका उन्वान क्या था? अच्छा सवाल है भाई, कि भाई उनका उन्वान क्या था? चलिए, जवाब दीजिए जल्दी से जी। क्या था उनका उन्वान? खातूनों की दरसगाह, खातून मशरिक, खातूनों की तालीम, या खातून? जल्दी से बताइए क्या था? खातूनों का दरसगाह, खातून मशरिक, खातूनों की तालीम, खातून। अरे बोलो यार, क्या था? जी, जवाब है खातूनों की तालीम। क्या था? खातूनों की तालीम। पूरे एनर्जेटिक होकर पढ़ेंगे। चलिए, अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मीर अमन को उर्दू का खाली जगह मोजिद कहा जाता है। मोजिद कहते हैं ईजाद करने वाले को, शुरुआत करने वाले को। क्या मुश्किल नस्र, या सादा नस्र गोई, या सादा नस्म गोई, या गज़ल?
आंसर क्या है, याद रखिएगा, मीर अमन को मुश्किल, अरे यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, आंसर क्या हो जाएगा बोलिए तो, सादा नसर गोई या सादा नज्म गोई, आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर है इसका, बी आंसर है। क्या आंसर है भाई बोलो तो, बी आंसर है, सादा नसर गोई का मौजिद कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। बागो बहार का शामिल निसाब इक़्तिबास किस दरवेश की सैर से माखूज़ है। बहुत अच्छा सवाल है, और ये भी क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन भी VVI क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, पहले दूसरे तीसरे नहीं, चौथे, कौन सा, चौथे, कौन सा है बोलिए तो, चौथे। चलिए अगला सवाल बढ़ूं। नौ तर्ज मुरस्सा किस किताब का तर्जुमा है, इसके मुसन्निफ अता हुसैन खान तहसीन है। क्या जवाब दीजिएगा, जल्दी से बताइए सर। नौ तर्ज मुरस्सा जो किताब है, ये किताब किसकी है, ये किताब अता हुसैन खान तहसीन की है, और ये किताब का तर्जुमा किस किताब का है, किस्से चहार दरवेश का है। मिस्टर भक्त बागो बहार है ना, जी हाँ, बागो बहार भी है और किस्से चहार दरवेश, यहाँ आंसर किस्से चहार दरवेश हो जाएगा। पहले तर्जुमा हुआ था नौ तर्ज मुरस्सा, बाद में उसका तर्जुमा फिर बागो बहार के नाम से हुआ था, दूसरी किताब का। बागो बहार का तर्जुमा किस जबान में किया गया, अच्छा सवाल है, मैं ऑप्शन से दिखा देता हूँ, जल्दी से बोलिएगा। ठेठ हिंदुस्तानी गुफ्तगू, ठेठ देहाती, उर्दू, हिंदी। याद रखिएगा, बागो बहार का तर्जुमा ठेठ हिंदुस्तानी गुफ्तगू में हुआ था। बागो बहार का तर्जुमा किस में हुआ था, बागो बहार का तर्जुमा ठेठ हिंदुस्तानी उर्दू में हुआ था। किस में हुआ था, बागो बहार का तर्जुमा किस में हुआ था, बागो बहार का तर्जुमा ठेठ हिंदुस्तानी गुफ्तगू में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखिए। मुख्तसर अफसाने को जिंदगी की एक क्या कहा गया है, खाली जगह, क्या कहा गया है, काश, लाश, साइज, ताश, क्या कहा गया है, आंसर इस काश, एक टुकड़ा कहा गया है। काश मतलब क्या होता है, जिस तरह से एक हमारी ज़िंदगी का हर चीज़ का एक हिस्सा है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा क्या है, आप सब जानते हैं, कहानी है। कौन ऐसा शख्स है जिसकी ज़िंदगी में कहानी नहीं है। चलिए क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए हैं, अगले दिन से क्वेश्चंस थोड़े कम होंगे। वह तहरीरी किस्सा जिसे एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा, वो तहरीरी किस्सा जिसे एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए उसे अफसाना कहते हैं, मजमून, खाका या मुख्तसर अफसाना। देखिए आंसर ये वाला हो जाएगा, मुख्तसर अफसाना। क्या आंसर हो जाएगा बोली तो, मुख्तसर अफसाना। अफसाना भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पहले कह दिया गया था एक नशिस्त है ना, अच्छा, वो तहरीर जिसे एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए, और वो मुख्तसर जितना होगा उसे ही पढ़ा जा सकता है। सवाल नंबर 40 है बस, और सिर्फ 5-7 सवाल हैं। अफसाना का लाजमी उनसुर क्या है, देखिए जल्दी से बताइएगा तो, अफसाना का लाजमी उनसुर क्या है, अफसाना का लाजमी उनसुर क्या है। उनसुर कहते हैं पार्ट को, लास्ट पार्ट, या ये कह सकते हो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है इसका अफसाना का, तो किस्सा, प्लॉट, किरदार, वहदत तासुर। इसका जवाब क्या होगा, याद रखिएगा, वहदत तासुर। क्या होता है वहदत तासुर सर, आप ये कह सकते हैं, है ना, ऐसी बात जो एक मरतबा में समझ में आ जाए, जो एक मरतबा में दिल पर असर डाल दे। ठीक है, आसान है बिल्कुल, बहुत भारी नहीं लिखा मैंने, तो आसान असर डाल दे, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं अफसाना का लाजमी उनसुर। तो अफसाने का लाजमी उनसुर क्या है, अफसाने का लाजमी उनसुर है वहदत तासुर। आगे बढ़िए। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की दागबेल है ना किसने डाली है, चलिए अच्छा सवाल है ये, और सवाल में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। एक है सज्जाद जलदरीम का, रशीद जहां, प्रेमचंद, राशिदुल खैरी। देखो आंसर तो सज्जाद जलदरीम है, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ 12th वाले को। अगर आप 10th में पढ़े होंगे तो आपने आंसर देखा होगा राशिदुल खैरी, ये 10th के लिए सही है, लेकिन 12th के लिए सही नहीं है। यहाँ पर आप पढ़े होंगे सन 1900 ईस्वी में उर्दू का पहला अफसाना लिखा जाता है, और उसका नाम होता है नशे की पहली तरंग। क्या नाम था बोलिए, नशे की पहली तरंग। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इतना बड़ा तो नहीं दिखेगा, और क्या दिखेगा भाई, नशे की पहली तरंग। तो नशे की पहली तरंग जो है सज्जाद जलदरीम लिखा था। हाँ मैं मानता हूँ राशिदुल खैरी के लिए ने भी नसीर और खदीजा लिखा था, मैं जान रहा हूँ, और लेकिन अच्छा ये भी जान रहा हूँ कि नसीर और खदीजा जो ने लिखा था वो कब शाये किया था, 1903 में शाये किया था, याद है आपको, 1903 में। अब तुम ही बताओ ना भाई, पहला वाला कौन हुआ, पहला वाला 1900 वाला हुआ या 1903 वाला हुआ, तो जवाब आप खुद ही दीजिएगा, 1900 क्या सन 1900 वाला हुआ। चलिए अगला सवाल है, बस सवाल ख़त्म होने को है। अगला सवाल है, अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। चलिए एडमिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल, क्लर्क जनरल। याद रखिएगा वो डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। किस ओहदे से हुए थे, डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। चलिए अगला सवाल है, उनका नवासा यानी सैयद अजीज़ अहमद का नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था, लॉ ऑन इंटरनेट, न्यूज़, क्रिकेट या सभी। क्या आंसर है आपके पास, आंसर है लॉ ऑन इंटरनेट। अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंशाअल्लाह अगला वीडियो इससे भी अच्छा होगा, अभी धीरे धीरे हम लोग सही कर रहेंगे। रवि रंजन कौन थे, जर्नलिस्ट दोस्त, जनरल दोस्त, डॉक्टर दुश्मन, सभी, कौन थे ये,
याद रखिएगा ये जर्नलिस्ट दोस्त थे। क्या थे ये? जर्नलिस्ट दोस्त थे। बताइए क्या थे ये? जर्नलिस्ट दोस्त थे। अगला बढ़ूं, अगला सवाल आपके सामने है, भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हुआ? भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हुआ? जवाब है 7:30 बजे, सुबह के 7:30 बजे, या शाम के 7:30 बजे, या 2 बजे, या 9 बजे। याद रखिएगा ये सुबह के 7:30 बजे। कितने बजे? सुबह के 7:30 बजे खत्म हुआ था। चलिए अगला सवाल आपके सामने, सलाम बिन रज़ाक की जाए पैदाइश बताइए। बोलिए क्या सवाल है? जाए पैदाइश कब पैदा हुए थे ये नहीं पूछा, कहाँ पैदा हुए थे बताइए। याद रखिएगा कहाँ पैदा हुए हैं? ये मुंबई में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए हैं? महाराष्ट्र के, है ना। अच्छा नहीं, ऑप्शन जब दिया जाएगा, क्या मुंबई में? नहीं। हैदराबाद में? नहीं। पनवेल में? जी हाँ। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पनवेल में। पनवेल कहाँ पड़ता है सर? पनवेल पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? क्योंकि देखो करीबी गांव है तो गांव वाला ही आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 47। सलाम बिन रज़ाक की तालीम कहाँ तक हुई थी? याद कीजिए तो, कहाँ तक तालीम हुई थी सलाम बिन रज़ाक की? जवाब दीजिए भाई, ये टेस्ट है आपका। डिप्लोमा इन स्कूलेशन, MA, MPhil, MD। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा D.Ed किया था उन्होंने। और D.Ed कहाँ से किया था उन्होंने? बोलो भाई। डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन स्कूलेशन नहीं होगा, एजुकेशन। क्या हो जाएगा? डिप्लोमा इन एजुकेशन क्या था, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? D.Ed। क्या किया था इन्होंने? D.Ed तक तालीम हासिल की थी। चलिए अगला सवाल बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपके सामने है ना। सलाम बिन रज़ाक की किस पेशे से जुड़े थे? वकालत से, डॉक्टर से? अभी आपने कहा कि भाई उन्होंने D.Ed किया है, जब एजुकेशन वाला डिग्री लेंगे तो आदमी क्या करेगा? पढ़ाएगा ही। तो इन्होंने क्या किया था? दर्स व तदरीस की थी। तो दर्स व तदरीस है ना किया था, यानी इन्होंने क्या किया था? पढ़ाना शुरू किया था। शायद अब क्वेश्चन ख़त्म हुए। चलिए ये आपके मुख्तसर सवाल हैं जो मैं आपको दे के जा रहा हूँ। अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके 14-15 सवाल हैं। इसको आप सब मुझे बनाकर मेरे नंबर, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। जो लोग भी ऑनलाइन जुड़ेंगे वो लोग, और ऑफलाइन वाले क्लास में मुझे जमा करेंगे। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे अपना नाम बताकर। अगर देखूंगा आपकी तैयारी कितनी है। अच्छा एक आखिरी सवाल पूछकर वीडियो ख़त्म करता हूँ मैं, है ना। और हमारी टीम चाह रही है कि इस चैनल पर और भी वीडियोज़ आएँ, और भी टीचर्स की वीडियोज़ आएँ। क्या आप चाहते हैं? तो हाँ कहें। और अगर चाहते भी हैं तो क्या चाहते हैं आप, कि लाइव आए या फिर वो रिकॉर्डेड हो? आप मुझे आंसर करके बताएंगे कमेंट पे। मैं उसी के हिसाब से जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। और जिस दिन से क्लास आप कहेंगे, अगर आपने रिकॉर्ड पे ज़्यादा कहा तो रिकॉर्डेड वीडियो आएगा, नहीं तो लाइव वीडियो आएगा इंशाल्लाह। और जो भी वीडियोस आएंगे उनका टाइमिंग शाम में ही होगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। आप सब जैसा लगा हो कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो। जो चीज़ चेंजिंग करनी होगी हम और हमारी टीम उसको बेहतर करेंगे। आपके लिए जो आप मांगेंगे इंशाल्लाह ऐसे वीडियोज़ बनाकर हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।